मतलब चार मेन फीचर्स। पहला इनकैप्सुलेशन, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा इनहेरिटेंस। कि मतलब जो लैंग्वेज ऊप्स को सपोर्ट करेंगी, ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। तो जो लैंग्वेज सी शार्प भी ऊप्स को सपोर्ट करती है, तो जो लैंग्वेज ऊप्स की लैंग्वेज होती है या फिर ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज इन सब चीजों को मानना मैंडेटरी है उनका। अगर वो ये चारों फीचर्स को फॉलो नहीं करती तो वो ऊप्स की लैंग्वेज नहीं कहलाई जाएंगी। पर सी शार्प है तो मतलब सी शार्प इन चारों को फॉलो करती है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो पूछेंगे आपसे कि ऊप्स के चार फीचर्स कौन से होते हैं, या फिर व्हाट इज ऊप्स। तो आप बोलोगे ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, इट हैज 4 मेन फीचर्स। फिर आप ये बताओगे 1 2 3 4 और सबकी डेफिनेशन बताओगे और सबका एग्जाम्पल दोगे। अभी तक हमने सिर्फ इनकैप्सुलेशन पढ़ा है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड डाटा फंक्शन इन अ into functions. क्लास इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है भाई। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि आप कोई भी चीज ऐसे खुले में मत दे दो, एक रैप करके कोई सामान दो। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आपको चॉकलेट पन्नी के बाहर भी ऐसे सीधा, तो आप खाते तो चॉकलेट हो ना, जैसे चॉकलेट आपको मिलती है, पर्क ले लिया आपने या कोई किटकैट की चॉकलेट ले ली, तो वो एक रैप करके मिलती है आपको। बट आप पन्नी खा जाते हो या खाली चॉकलेट खाते हो अंदर की? बताओ, बोलते रहो अनम्यूट होकर। चॉकलेट। चॉकलेट खाते हैं। तो हम, हमारे मतलब काम की चीज चॉकलेट है, लेकिन सीधा चॉकलेट नहीं मिलती, हमें एक रैप करके मिलती है। तो उसी तरह से जब क्लास बनाते हैं, तो क्लास काम की चीज है या उसके अंदर की प्रॉपर्टी और उसके अंदर के मेथड काम की चीज है? बताओ। अंदर के प्रॉपर्टीज और मेथड। अंदर के प्रॉपर्टी और मेथड काम की चीज है। अब अंदर के प्रॉपर्टी मेथड काम की चीज है, तो इनकैप्सुलेशन फीचर कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है सी शार्प? विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो आप बोलोगे क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। सो इनकैप्सुलेशन तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि क्लास हमने पढ़ ली, तो क्लास एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। ये चीज हमने पढ़ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्शन अभी बाद में आएगा, इनहेरिटेंस भी बाद में आएगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है? तो मैंने, अब इसके लिए खोल लेते हैं हम अपना विजुअल स्टूडियो। सितंबर बैच है। मैंने आपको बताया था कि एक क्लास में एक नाम से एक वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। हर चीज के लिए एक नई क्लास बनाया करेंगे हम, और लास्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा कि जब मर्जी आपको कभी लाइफ में रिवाइज करना होगा तो इस प्रोजेक्ट को देख के रिवाइज कर सकते हो कोई सा भी कंसेप्ट। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई हर क्लास में एक नाम से एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक नाम से एक मेथड हो सकता है बस। इसे भी वाइड बना देता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है। एक तो आई एम सम मेथड, खाली ये अब एक मेथड है जो कुछ रिटर्न रिटर्न नहीं करेगा, खाली बता रहा है कि आई एम सम मेथड। अब अगर सेम नाम से दूसरा मेथड बनाता हूं तो दिक्कत है, एरर दे देगा, कहेगा भाई ऑलरेडी बना हुआ है, आप दो नाम से सेम मेथड क्यों बना रहे हो। मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि एक घर में सोनू नाम के अगर दो बच्चे, दोनों बच्चों का नाम सोनू रख दिया तो कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई सोनू को बुलाया तो कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा बड़ा वाला आएगा। तो इसीलिए डॉटनेट ने कहा कि भाई एक नाम से तो एक ही चीज बनाओ आप। अगर वेरिएबल बनाना है तो एक नाम का एक वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल भी दो नहीं हो सकते। अगर इंट ए बना लिया मैंने तो दोबारा इंट ए नहीं बना सकता, कहेगा एक बाबा ऑलरेडी बना रखे हो आप, ये नीचे लाल लाल लाइन आ जाएगी।
लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पॉलीमॉर्फिज्म इसके अगेंस्ट है थोड़ा सा। पॉलीमॉर्फिज्म बनता है दो वर्ड से, एक है पॉलीमॉर्फिज्म प्लस दूसरा वर्ड है मॉर्फिज्म। तो मॉर्फिज्म में इज्म भूल जाओ, इज्म तो एक इज्म मतलब कुछ नहीं, मॉर्फ एक्चुअली वर्ड है, पॉली और मॉर्फ। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें, या फिर पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी। और फॉर्म का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो ये, और इसको अगर समझना हो तो क्या बोलेंगे हम कि पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि एक फीचर एक फीचर सेम नाम से मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए। कि एक फीचर सेम नाम से मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोडिंग के टर्म में समझें कि एक फीचर क्या होता है कोडिंग के टर्म में? फीचर होता है फंक्शनैलिटी, कि भाई मेरी क्लास की क्या फंक्शनैलिटी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहता है एक फंक्शनैलिटी मतलब एक मेथड सेम नाम से मल्टीपल काम करने चाहिए, कि नाम सेम हो लेकिन मल्टीपल काम करे। बट ये अभी अभी हमने देखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको मैंने बोल दिया कि यहां पे कुछ और काम कर रहा है, आई एम न्यू मेथड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेम नाम से दो मेथड बन ही नहीं सकते। बट पॉलीमॉर्फिज्म तो कहता है होना चाहिए ये, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का नाम क्या है? मैनी फॉर्म, कि भाई एक फीचर सेम नाम से मल्टीपल फॉर्म में हो। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि ऐसा क्यों बनाया गया है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जब पूछते हैं कि भाई ये फीचर क्यों बनाया गया है, तो कहता है मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं तो दुनिया से लेके फीचर उठाता हूं। अब दुनिया में ऐसा ही तो होता है। जैसे मेरा नाम श्रीकांत है, तो मैं घर में क्या हूं? किसी का पति हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। तो मेरे तीन रोल हो गए। अब मैं ऑफिस में जाता हूं तो मैं एम्प्लॉई हूं, ऑफिस का एम्प्लॉई हूं। तो नाम मैं मेरा ही है, श्रीकांत ही है, लेकिन घर में मेरा अलग फीचर है, अलग काम करता हूं। ऑफिस में अलग काम है, ऑफिस में मेरा एक अलग रोल है। तो कह रहा है रियल लाइफ में जब एक बंदा मल्टीपल रोल अपनाता है, तो यहां पे भी प्रोग्रामिंग में भी एक फीचर सेम नाम से मल्टीपल काम करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? क्लियर है। ठीक है। तो डॉटनेट ने कहा ठीक है भाई, हम तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ही, तो अब तुम जो बोलोगे वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो डॉटनेट ने उसके लिए कंसेप्ट दिया, ठीक है, वी विल एक्सेप्ट, डॉटनेट ने कहा वी विल एक्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। कि भाई हम मेथड ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट बनाएंगे, उसकी हेल्प से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या है? अब देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक मत बोलना। पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का कंसेप्ट है, इंटरव्यू में फंसाएंगे तुम्हें, बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग एक ही चीज है, तो आप बोलोगे पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट ऑफ ऊप्स और मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि सी शार्प ने इंप्लीमेंट किया। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है कि एक क्लास में दो एक नाम से दो मेथड हो सकते हैं, बस उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। क्लास हैव two or more methods with same name but different signature। कि भाई सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, सिग्नेचर। इंटरव्यू में सिग्नेचर, ये वर्ड जो मैं बोलता हूँ ना, इनको हमेशा जब रिकॉर्डिंग देखा करो तो नोट्स बनाया करो अपने, हमेशा यही वर्ड बोलने हैं इंटरव्यू में, तभी वो समझ पाएंगे। अच्छा, अब सिग्नेचर मतलब क्या होता है? सिग्नेचर का मतलब है, सिग्नेचर अपना ये जो हम साइन करते हैं वाला सिग्नेचर नहीं। पे सिग्नेचर का मतलब है या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, कि एक क्लास में एक नाम से दो मेथड हो सकता है, पर ये सिनेरियो होना चाहिए, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या फिर
टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो। बात समझ रहे हो कि भाई या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो उसमें, तो वो सेम नाम से अलाउ करेगा, या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे पैरामीटर, इसमें बताओ कितने पैरामीटर हैं इस मेथड में? एक भी नहीं है अभी तो। एक भी नहीं है, यहां पे भी एक भी नहीं है। तो यहां पे हम नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर देते हैं और देखते हैं ये लाल लाइन गायब होती है या नहीं होती। हो गई। बिल्ड करेंगे, कोई बिल्ड एरर नहीं आएगी। तो इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म काम कर गया। हमने क्या किया, सिग्नेचर का पहला वाला यूज कर लिया कि नंबर ऑफ पैरामीटर को अलग कर दिया और सेम नाम से दो मेथड बन गए, और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। मान लो ये क्या कर रहा है, कुछ भी काम करवा लो, काम तो अब आपके ऊपर है, क्या काम करवाना है आपको मेथड के अंदर। मैंने खाली प्रिंट करा लिया ये दोनों का सम। तो अब क्या हो गया, सेम नाम से दो मेथड बन गए। अब ये भी तो प्रूफ करो कि भाई टाइप भी डिफरेंट हो तो भी चल जाएगा। अब फिर से ये मेथड कॉपी पेस्ट करता हूं। ये देखो फिर से ये भिड़क गया, कह रहा भाई ये तो ऑलरेडी नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम है, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं रखूंगा दोबारा। तो तू या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर तो टाइप कर। तो हम क्या करते हैं, इस बार टाइप वाला करते हैं, देखते हैं टाइप चेंज करने के बाद एरर जाती है नहीं जाती। टाइप चेंज किया, फिर एरर चली गई। बस यहाँ पे इंट की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, मेथड ओवरलोडिंग, इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं कि भाई दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दिया, इसमें इसमें टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दिया, या तो तीनों ही दोनों ही डिफरेंट हो, या तो दोनों ही डिफरेंट हो। इंट ए स्ट्रिंग बी इंट सी, ए प्लस सी करा दिया स्ट्रिंग में। ओह इंटीजर है ना ये तो, इंटीजर में ये अंदर क्या लिखा है इससे में लेना देना हमें कुछ नहीं है, अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। अभी जो समझने वाली बात ये है, वो ये है कि भाई एक नाम से एक क्लास में दो मेथड हो सकते हैं। इसके कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड लोडिंग ओवरलोडिंग एग्जांपल किसका है, पॉलीमॉर्फिज्म का। लेकिन उसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि आइदर आप उसको उसका सिग्नेचर डिफरेंट रखना है। सिग्नेचर डिफरेंट रखने का मतलब क्या है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। आप बताओ शैलजा। क्लियर है। ठीक है, अब इसे देखते भी हैं चला के कि चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो अगर बिल्ड एरर नहीं आई तो चल ही जाता है नॉर्मली। आज की डेट डाल देते हैं, 12/23। ठीक है, करना क्या है अपना, सिंपल वही जो करते हैं अभी तक। पहले उसके परमिशन लेंगे, अब ओबीजे पी। अब देखो मेथड तो एक ही है सम, लेकिन जब मैं ये खोलूंगा तो देखो यहाँ पे चार लिखा गया कि भाई चार तरीके से इसे कॉल कर सकते हो। पहले में देखो क्या लिखा है, कोई भी पैरामीटर पास मत करो, जहां पे मेरा माउस है वहां पे देखना, कोई भी पैरामीटर पास मत करो। अब इसके नीचे करूंगा तो इसमें दो पैरामीटर पास कर सकते हो इंटीजर वाले में। तो ये क्या आ गया, दूसरा मेथड। इस पे क्लिक करूंगा, तीसरा मेथड क्या आ गया, स्ट्रिंग पास कर सकते हो। चौथा क्या आ गया, ये तीन पैरामीटर पास कर सकते हो। तो अब जोन सा वाला कॉल करोगे, वो वाला भाई कॉल हो जाएगा।
एक और कॉल कर लेते हैं, चलो। जितने पैरामीटर पास करोगे वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा। इस बार ये वाला कर लेते हैं। ये देखो, अब कॉल कैसे होगा, यहाँ पे डिबगर लगा के देखते हैं कि नाम सेम है लेकिन पैरामीटर के हिसाब से अपना अपना कॉल हो जा रहा है। F10 करेंगे सब लोग। आप लोग जब होमवर्क किया करो तो डिबगर हमेशा याद रखना, डिबगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो डिबगिंग जरूर करना। F11 किया तो ये बिना पैरामीटर वाला कॉल हो गया, क्योंकि हमने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। इस बार 2 पैरामीटर पास किए थे तो ये वाला कॉल हो गया, इसके अंदर सेम वैल्यू आ गई, ये वाला प्रिंट हो गया। इस बार 3 पैरामीटर पास किए तो ये तीसरा वाला, चौथे वाला कॉल हो गया। ये हमने कॉल ही नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि जो मेथड बनाया है उसे कॉल ही करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बना लिया, हमने कॉल नहीं किया, कल को यूज जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से तीनों मेथड कॉल होते हैं मेथड ओवरलोडिंग के, सेम नाम के साथ, बस आप पैरामीटर अलग अलग देते हो। क्या ये बात क्लियर है, या कोई डाउट या दिक्कत तो पूछो सवाल। क्लियर है सर। ठीक है, अब क्लियर है तो मैं पूछूंगा सवाल। इंट, एक का रिटर्न टाइप इंट है, अंदर कुछ भी करो हमें मतलब नहीं है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो बताओ ये एरर देगा या नहीं देगा? देगा सर। कौन बोल रहा है देगा, कौन बोल रहा है नहीं देगा? तीनों के नाम लिख लेते हैं, अभिनव, शैलजा, वैभव। अभिनव ने क्या बोला, एरर या नॉट एरर? ये नहीं देगा एरर। नो एरर। शैलजा आप क्या बोल रहे हो? नहीं देगा। नो एरर। वैभव आप क्या बोल रहे हो? एरर देगा सर। एरर देगा। चलो पहले तो करने से पहले अपना रूल देखते हैं। हमारा रूल क्या था कि सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए, फिर उसे वहां पे ये कॉपी पेस्ट भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले रूल देखते हैं। रूल क्या था, दोनों में से कोई एक चीज अलग होनी चाहिए। नंबर ऑफ पैरामीटर चेक करते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं? अटक रही है, पास क्लटर आ रहा है। अच्छा अब आवाज आ रही है क्लियर? मेरा नेटवर्क का है क्या? बाकी लोगों को आ रही है क्लियर? यस सर। हाँ, अभिनव आप बताओ अब आ रही है क्लियर? आई थिंक अभिनव की साइड थोड़ा सा इंटरनेट की कुछ दिक्कत आ रही है। आ रही है, ठीक है। अब आ रही है। तो ठीक है, अब इसे वैसे देखते हैं पहले कि नंबर ऑफ, हमने कहा था ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो नंबर ऑफ पैरामीटर देखते हैं कितने डिफरेंट हैं या नहीं है। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं इस मेथड में? चल जा आप बताओ। 2 इस वाले में 2 तो ये तो डिफरेंट नहीं हुए। अब अभिनव आप बताना, टाइप ऑफ पैरामीटर देखते हैं, इसके टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है या नहीं है। इसका टाइप ऑफ पैरामीटर क्या क्या है दोनों के? अभिनव, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। इसके क्या है? सेम वही इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। तो ये तो हमारी कंडीशन दोनों में से कोई सी भी मैच नहीं हुई, तो ये एरर देगा या नहीं देगा? तब तो ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं हुआ ना, तब तो एरर देगा ना। यही तो बोला है मेथड ओवरलोडिंग में कि भाई ये दोनों अलग होने चाहिए तभी एरर नहीं देगा, वरना एरर देगा। अब ये दोनों अलग नहीं है, रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं होता, तो वैभव का आंसर करेक्ट है, ये दोनों आंसर रॉन्ग है। क्योंकि यहां पे यही बताया मैंने, मेथड ओवरलोडिंग कहता है कि सिग्नेचर अलग होने चाहिए। अगर सिग्नेचर अलग नहीं हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सेम नाम से दो मेथड बना लो। और सिग्नेचर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर, रिटर्न टाइप से लेना देना नहीं है कुछ भी। क्या ये बात क्लियर अभिनव? क्लियर है। क्लियर। चल जा आपको। क्लियर।
और ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि अगर मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पूछेंगे तो सेम यही चीज जो मैंने लिखी है यही लिख के आपसे सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ ये मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है या नहीं है। तो 60-70% बच्चे गलती बोल देते हैं कि है, क्योंकि उन्हें लगता है रिटर्न टाइप तो अलग है, बट रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं है। सिग्नेचर में होता है नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर। क्लियर, राइट? अब इसे संतुष्टि के लिए देख भी लेते हैं कि भाई दे भी रहे हैं नहीं दे रहे। अच्छा, नाम सम 2 कर देते हैं क्योंकि सम नाम का तो ऑलरेडी मेथड है, तो सम 2 नाम लिख देते हैं। ये देखो दे दिया एरर, क्या बोल रहा है, नॉट ऑल। अच्छा, ये तो भी अलग एरर दे रहा है। रिटर्न कोई इंटीजर रिटर्न करा दो और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करा दो। आप देखो एरर दे दी। तो क्या बोल रहा है, एरर एरर पढ़ा भी किया, पढ़ा करो कभी एरर आए तो। क्या बोल रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड sum2 विद सेम पैरामीटर टाइप। कि भाई सेम पैरामीटर टाइप का ऑलरेडी डिफाइन है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग इतना ही है। और ये किसका एग्जांपल है, पॉलीमॉर्फिज्म का। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो मेथड ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है। 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक होता है, इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कंपाइल टाइम पे पता चल जा रहा है। अगर एरर आती है तो कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि एरर आ रही है नहीं आ रही। तो इसका एग्जांपल क्या है, मेथड ओवरलोडिंग। क्योंकि हमें कंपाइल टाइम पे, कंपाइल का मतलब होता है जब बिल्ड करते हैं, बिल्ड करना कंपाइल करना एक ही बात है। तो कोई इंटरव्यू में कंपाइल बोले या बिल्ड बोले तो समझ लेना एक ही बात है। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर पता चल जाती है। एक और होता है उसे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म ये बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन वहां तक, उस कंसेप्ट तक अभी आप पहुंचे नहीं हो, वो इनहेरिटेंस के बाद आएगा। तो आपको जब वहां पे पहुंचोगे तो ये बताऊंगा कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। अभी के लिए आपने क्या पढ़ा है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, जिसका एग्जांपल था मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है, सिग्नेचर अलग होने चाहिए। सिग्नेचर अलग होंगे तो सेम नाम से दो मेथड बना लोगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। इतना ही मेथड ओवरलोडिंग है। कोई सवाल या क्वेश्चन है तो पूछो, वरना हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंस्ट्रक्टर। बताओ कोई क्वेश्चन या डाउट? नहीं, बस वही राइट? चीज है कि यहाँ पर हम मेथड अलग अलग बना रहे हैं कि मतलब सेम सेम बना रहे हैं। यस, कि सेम पॉलीमॉर्फिज्म की फुल फॉर्म पहले बता देना इंटरव्यू में, कि पॉली मींस मैनी, मॉर्फ मॉर्फिज्म का मॉर्फ से बनाए। जैसे होता है ना, जैन का जैनिज्म बन गया, कि आईएसएम तो एक होता है कि उस प्रक्रिया को बोल देते हैं। लेकिन जो बना है किससे है, पोली और मॉर्फ से। पोली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, कि पर्टिकुलर किसी एक फीचर की बहुत सारी फॉर्म, नाम सेम काम अनेक। ठीक है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर से पहले एक और टॉपिक पढ़ते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक क्या चीज होती है यहाँ पे डॉटनेट में। तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा था हमने, कि कोई भी मेंबर को एक्सेस करने से पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, राइट? अब ये काम कैसे करता होगा मेमोरी में, ये सोचो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये थोड़ा इसे थोड़ा वहां पे लेके चलते हैं और देखते हैं मेमोरी में कैसे काम होता है जब ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं। दो तरह की मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो मेमोरी कहाँ पे मिलती है, रैम पे मिलती है, हार्ड डिस्क पे मिलती है?
हार्ड डिस्क में। नहीं, रैम पे। जब कोई भी चीज रनिंग मोड पे होता है तो रैम पे मिलती है, जब उसे सेव कर लेते हैं कहीं पे तो हार्ड डिस्क में मिलती है ना। जब कोई भी अच्छा चीज हाँ। रनिंग मोड में होगी तो उसे हमेशा रैम पे मेमोरी मिलेगी, ये बात याद रखना। चलो, अब ये मेमोरी पे कैसे, मेमोरी के अंदर कैसे मेमोरी मिल रही है, जो आपकी रैम है उस पे कैसे मेमोरी मिल रही है। तो दो तरह की मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है भाई स्टैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे तुम और डिटेल में समझोगे कि कैसे काम हो रहा है एक्चुअली में बिहाइंड द सीन। इसे बोलते हैं स्टैक और इसे बोलते हैं हीप। हीप। अब स्टैक में सारी चीजें लाइन से होती हैं, सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है। ऐसे, ठीक है। और हीप में ऑर्गेनाइज नहीं होता, ऐसे गुच्छों में मेमोरी मिल जाती है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी यहां मिल गई, इसके अंदर सारी मेमोरी मिल जाएगी, दूसरे को कहीं और। अभी बता रहा हूं कैसे होगा। पर हीप में समझ लो ऑर्गेनाइज नहीं होती। कि ये समझ लो कि जैसे दो अलमीरा है आपके पास, एक अलमीरा में कपड़े तह करके लगा रखे हैं, दूसरे में ऐसे ही गुछ फेंक रखे हैं। तो कोई इंटरव्यू में पूछे अगर आपसे, हालांकि इतने डिटेल में कोई जाएगा नहीं, बट फिर भी कोई जाए तो बोले कि अगर स्टैक में से डाटा निकालना हो तो ज्यादा फास्ट होगा या हीप में से, तो क्या बोलोगे? अगर आपकी, स्टैक में से। करेक्ट, तो हमेशा जो स्टैक, जो जिसको मेमोरी स्टैक में मिलेगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कपड़े तह लगा के लगा रख रखे हैं तो कपड़े ढूंढने आसान होंगे ना, और हीप में चीजें मुश्किल होंगी, लेकिन हीप में रखना आसान होगा। हीप में जैसे फेंकना, कपड़े को अगर तह नहीं लगाना तो फेंक दो उतार के बस, तो वो तो जी। आसान चीज है ना। तो हीप में रखना आसान है, लेकिन अगर रीड रीड करना है तो स्टैक बेटर है। अब एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है इसका खेल समझो। जब आपने कोड लिखा तो मेमोरी क्या मिल गई? नहीं। तो इसका मतलब नहीं भाई, ऐसे नहीं कि कोड लिख दिया तो सबको मेमोरी मिल गई, ऐसा नहीं होता। जब आप रन करोगे और यहां पे जब पहला जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब मेमोरी मिलती है। किसी भी चीज को मेमोरी कब मिलेगी? जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब। क्लियर? अब मेमोरी कैसे मिलेगी? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो इस ऑब्जेक्ट का हर हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। और एड्रेस कैसे होता है? जैसे हर एक मेमोरी का ऐसे बाइनरी में एड्रेस होगा कुछ 0110 ऐसे समथिंग लाइक दैट। अब इसको कैसे मेमोरी मिलेगी बताता हूं। इस एड्रेस पे OBGPE को मेमोरी मिलेगी। मान लो इस पहले वाले पे OBJPE, इसको यहां पे एलोकेट कर दिया। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि भाई इस क्लास में जितनी भी चीजें हैं ना, सबका निचोड़ है इसके पास, कि सबकी, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है तब इस क्लास के हर एक बंदे को मेमोरी मिलेगी। इस इंटीजर ए को मेमोरी मिलेगी, सम वाले मेथड को मेमोरी मिलेगी, अगर कोई प्रॉपर्टी होता तो उसको मेमोरी मिलती, सबको मेमोरी मिलती। और वो मेमोरी कहां पे मिलती? हीप पे। तो हीप की भी कोई मेमोरी होगी, तो मान लो यहां पे वो मेमोरी मिली हुई है, ये गोल वाला मान लो हीप की मेमोरी है, जिसमें उस क्लास की सारी चीजों को मेमोरी मिली है। इसका एड्रेस है 1100। और OBJP पे क्या कर रखा है हमने? खाली OBJP के अंदर क्या होता है? खाली उस हीप का एड्रेस सेव होता है। ये देखो, तो OBJP का ये एड्रेस इसको ये असाइन होता है। तो इस तरह से काम होता है। स्टैक के अंदर इस OBJP के वेरिएबल को मेमोरी मिलती है। ये वेरिएबल हो गया ना, ये तो कहां गए? ये तो वेरिएबल हो गया, इसको स्टैक के अंदर मेमोरी मिलेगी। इसका एड्रेस ये है नीचे वाला। अब इसके अंदर जो भी इस क्लास, क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जो भी इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल, जितने भी मेंबर होंगे, वेरिएबल, मेथड, प्रॉपर्टी, सबको हीप में मेमोरी मिलेगी। और उस हीप का एड्रेस इस स्टैक में सेव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही?
क्लियर है। किसी को डाउट है तो पूछो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंटरव्यू में कई बार घुमा घुमा के पूछते हैं ऐसे ही। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो देखो सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या होगा। P2, ठीक है। अब ये खाली इतना ही लिखूंगा यहाँ पे, तो खाली देखो इसीलिए अब क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उन मेथड वगैरह को मेमोरी मिल जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे मेथड को कॉल कर पाते हैं। कोई भी चीज जिसको मेमोरी ना मिली हो उसे कॉल कर सकते हैं हम। ये एक रूल याद रखना, अगर मेमोरी ही नहीं मिली तो कॉल क्या करोगे। जैसे कि मैं बोलूं कि जा भाई श्याम के घर से श्याम को बुला के ले आ, पर दुनिया में कहीं श्याम का घर है ही नहीं, तो आप बुला के किसको लाओगे। तो वही बात है यहाँ पे कि जिसको मेमोरी ही नहीं मिलेगी वो उसको आप कॉल नहीं कर सकते। अब क्योंकि यहाँ पे इसको मेमोरी मिल गई इसीलिए हमने इनके सम या फिर इसके किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो मेमोरी मिलती है। अब जब सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या इसी मेमोरी को इस्तेमाल करेगा या नहीं? तो आंसर है नहीं भाई, इस मेमोरी को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, मान लो इस टैग में ये बनेगा। आ गया OBJPE2, इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा। हर मेमोरी का एड्रेस होता है ना, इसका मान लो 1 1 एड्रेस है। कुछ भी एड्रेस होगा, बाइनरी में ही होता है, कुछ भी होगा, हमें उससे लेना देना नहीं, बट मान लो 1 1 एड्रेस है। अब एक और जगह हीप में मेमोरी बनेगी, एक और वहां पे उसी क्लास को दोबारा से मेमोरी मिलेगी, सारे बंदों को दोबारा से मेमोरी मिलेगी। इसका एड्रेस है मान लो 111101। तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा 111101। और ये भाई साहब किसे पॉइंट करेंगे अब, इस वाले को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाए तो 100 बार मेमोरी मिलती है क्लास को। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। इसीलिए इसीलिए देखो, जब Clear है। यहाँ पे मैंने मान लो क्या कोई वेरिएबल था ना हमारा, तो आप बताओ obj.a, अच्छा इसे पब्लिक बनाते हैं पहले। obj.p.a इक्वल टू 100 लिख दिया मैंने। अब बताओ a की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, 100 प्रिंट होगी या नहीं होगी? अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है, आप लोग हाँ हाँ बोलते हुए आए हो, तो इसी कंसेप्ट को अपने दिमाग में यूज करके बताओ कि यहाँ पे मैंने a की वैल्यू इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ 100 सेट कर दी है। अब इसके साथ मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो बताओ a की वैल्यू में क्या प्रिंट होगा? 100 ही होगा। क्या होगा? 100। अच्छा, और कोई इस बात से डिसएग्री करता है तो बताओ। एक वेरिएबल है उसके अंदर आपने 100 स्टोर करा है। Yes. वो मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट में 100 स्टोर किया है, इस वाले ऑब्जेक्ट में नहीं किया, और कॉल कर रहा हूं 2 नंबर के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। से। ठीक ठीक। आप बताओ अभी भी 100 होगी या नहीं होगी? ऑब्जेक्ट 2 को कॉल किया है, मे भी लग रहा है। नहीं, हाँ वही तो कह रहा हूँ कि क्यों लग रहा है। जब इसमें यहाँ पे मैंने कहा सबको मेमोरी मिलेगी, तो यहाँ पे एक छोटा सा a को मेमोरी मिली होगी। तो यहाँ पे a को मेमोरी, पहले वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पे a को मेमोरी मिली होगी, यहाँ पे भी a को मेमोरी मिली होगी, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी। आपने इसकी मेमोरी में जहां पे इसको मेमोरी मिली थी वहां पे 100 डाला है और कॉल किया है इसकी वाली मेमोरी को,
तो यहाँ पे तो कुछ डाला ही नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे कहाँ से 100 आ जाएगा? दोनों को अलग अलग मेमोरी का फाइल मतलब यही तो है कि यहाँ पे जो चेंज करोगे वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यू 100 डाली है, यहाँ पे 100 डाली है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं डाला। ये देखो कुछ सेट नहीं किया, तो इस दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू मिलेगी अब बताओ? ब्लैंक ही होगा। ये ए क्या है, किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की है क्या? कहाँ है? हाँ इंटीजर टाइप की है, देखो यहाँ पे लिखा हाँ। हुआ आ रहा है इंटीजर। तो क्या मिलेगा? अब ए में कुछ स्टोर तो करना है, डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी शायद। करेक्ट, शायद क्यों, कंफर्म है कि भाई अगर कभी भी कुछ स्टोर नहीं कराएंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या 0 होती है? 0 होती है। 0 तो क्या है, इसीलिए दो मेमोरी का मतलब यही है कि भाई जो इस मेमोरी पे जो चेंज वेंज करोगे वो इस मेमोरी पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनाता हूं और 99 ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता हूं, तो 100वें ऑब्जेक्ट में बाकी के 99 ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है उसको लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई पक्का, सच बताओ। हाँ आ गई। हाँ सर। अब 120 कर दिया। अब बताओ अब क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? अभी भी ब्लैंक ही है। 0। अभी भी 0 है। सही बात है कि भाई उसको मैं कुछ भी उसके घर में कुछ भी करता रहूं, ये अलग घर है, ये अलग घर है, इस घर में कुछ भी करते रहो, इसको क्या मत लेना देना। क्लियर? अब अगर समझ में आ गया है और आपने बोला है कि हाँ सच्ची सच्ची समझ में आ गया है, तो एक और चीज बताओ। अब क्या होगा? अब एक ही वैल्यू क्या होगी, यहां पे मैंने क्या कह दिया कि ओबीजे पी2 में ओबीजे पी की वैल्यू आ जाए। इसी डायग्राम से समझ के देखो। अब मैंने क्या बोला, ओबीजे 120 पी2 में ये वैल्यू आ जाए, तो क्या करेगा बेसिकली वो इस वाली वैल्यू को हटा देगा, इसको काट देगा, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डालेगा, इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू डाल देगा। यहाँ पे भी क्या डाल देगा, 1100। अगर यहाँ पे भी 1100 डाल दिया तो इसका मतलब ये भी किसको पॉइंट कर रहा है अब? उसी ये भी 800 को। ये भी अब इसी को पॉइंट कर रहा है। हम्म, तो अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, बोलो बोलो? 120। 120 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि भाई ऊपर तक तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में बराबर कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू। अगर अब मैंने यहाँ पे, अच्छा यहीं पे करता हूँ, ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एक सिनेरियो। यहाँ पे नल कर दिया, इसके अंदर अब नल नल असाइन कर दिया ओबीजे पी के अंदर। अब इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी? अभी भी शायद 120 आएगी। 0 चलो वही लेते हैं। अभिनव आप क्या कह रहे हो? 120। ठीक है, शैलजा आप क्या कह रहे हो? 0। 0। और गौरव आप क्या कह रहे हो? सर वैभव हाँ सॉरी वैभव, वैभव आप क्या कह रहे हो? 0 वैभव कह रहे हैं 0। 0 चलो अब देखते हैं वापस आके इस अपने डायग्राम में। अब हमने क्या किया है, इस लाइन के बाद इस लाइन तक तो क्या हो गया था, इसकी वैल्यू भी 1100 हो गई थी, ये भी इसको पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या किया,
ओबीजे पी में नल डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हट गया, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, नल। नल मतलब होता है कुछ नहीं। नल डाल दिया तो मतलब अब ये वाला हट गया। इस हटा देता हूँ, कहाँ गया हमारा रबड़। ये वाला कनेक्शन हट गया भाई, कि अब ये इसका कोई इससे लिंक नहीं है। लेकिन मैं प्रिंट क्या करा रहा हूं, ओबीजे पी 2.a, इसका अलग, इसका वाला कनेक्शन हटा है, बट इसका वाला कनेक्शन हटा या नहीं हटा? नहीं हटा। उसका वाला कनेक्शन तो ऑलरेडी लगा पड़ा है ना, ऑलरेडी। खाली इसमें नल डाला है हमने, ओबीजे पी 2 में नल कहाँ डाला है, तो उसका कनेक्शन अभी भी लगा पड़ा है। तो अब इसमें क्या वैल्यू आएगी, ए में जो एक ही वैल्यू है 120 आएगी। 120। क्लियर? तो इस तरह से समझना है। कभी भी इस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन आए तो फंसाने की कोशिश करेंगे ऐसे ही नल वल डाल डाल के, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक स्टेप कर करके देखना है यही काम, जैसे मैंने करके देखा। वहां पे कॉपी पेन होगा, मैं तो यहाँ पे पेंट में कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, कॉपी पेन में 1 मिनट में हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर कर दी, अब तो ठीक है। अब तो जो भी ओबीजे पी में पड़ा होगा ये भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी 120 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अब ओबीजे पी को नल किया है हमने, इसको नल नहीं किया, इसमें तो ऑलरेडी वो अब डाल चुका है रेफरेंस, तो यहाँ ये ऑलरेडी अभी उसे ही पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 120 ही रहेगा। तो अगर इसी चीज को ये इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करता तो क्या आता, फिर वो नल आया था। करेक्ट, फिर उसे नल नहीं आता, एक्चुअली एरर आ जाती है, रन टाइम एरर आती है, क्योंकि नल में से कुछ नहीं निकाल सकते। नल का मतलब होता है कुछ नहीं। अब कुछ नहीं में से कह रहे हो, कुछ नहीं में से ए दे दो। जैसे मैं बोलूं कि दुनिया में कहीं कहीं पे भी मत जाओ और सेब लेके आ जाओ, तो कहीं पे भी नहीं जाओगे, सेब लेके आ सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो एरर दे देता है, तो रन टाइम पे एरर दे देता है, कहता है भाई ये क्या बोल रहा है, तो ये रन टाइम पे एरर देगा। अब चलो एक इसे चला चला के देखते हैं कि जो मैंने बोला ये सब सच भी है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। अब एक एक चीज डिबग करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ जो मैंने बोला था सही बोला था। ऑब्जेक्ट बन गया, सबको मेमोरी मिल गई होगी, वेरिएबल में इसके 0 वैल्यू है, बाकी सम सबको मेमोरी मिल गई होगी, पर दिखाता सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पे। अब ओबीजे पी के वेरिएबल में कितनी वैल्यू पड़ी है, 120, मतलब हीप में 120 पड़ा होगा कहीं पे ये, और सम कॉल हुआ, कॉल सम का मेथड का हमें भी ज्यादा लेना देना नहीं है, मेथड तो अपना सही चल रहा होगा काम। अब सेकंड का ऑब्जेक्ट बना, लेकिन इसके में वैल्यू पड़ी है 0, और इस वाले में वैल्यू क्या पड़ी है, 120। यही बात हुई थी हमारी कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है तो उसकी अपनी जगह मेमोरी सेट करेगा, ये अपनी अलग हीप पे मेमोरी सेट कर रहा होगा, तो इसकी 0 है, इसकी 120 है, तो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब मैंने क्या कर दिया, ओबीजे P2 को अभी अभी बताओ हो गया होगा या अभी नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। हाँ, जब F10 करूंगा अब हो गया होगा। अब देखना ये, अब ए की वैल्यू 120 हो गई। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको सीधा उसमें रेफर कर दिया ना, उस वाले हीप में, तो इसीलिए इसकी वैल्यू भी 120 हो गई। लेकिन अब क्या किया, ओबीजे पी को नल कर दिया, नल कर दिया, तो अब ए वे तो बचा ही नहीं कुछ, नल का मतलब है कुछ नहीं, अब ए वे कुछ है ही नहीं इसके अंदर। पर एबीजे P2 इसमें तो भाई 120 ही रहेगा ना, उसने तो पहले ही पॉइंट करा दिया था आपने, तो इसमें 120 ही प्रिंट होगा। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे भड़क जाएगा, यहाँ पे अपना आपा खो बैठेगा, ये कहेगा अबे नल कुछ भी पहले बोलता है कुछ भी नहीं, अब कह रहा है ये भी निकाल के ला, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा और ये एरर आ जाएगी, नल रेफरेंस एरर। तो जो जो मैंने बोला वही हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये स्टैक और हीप इसी तरह से काम करता है जो मैंने तुम्हें बताया। तो आप कोई भी कैसे भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, कैसे भी नल करेगा, किसी को भी किसी में असाइन करेगा और एंड में वैल्यू पूछेगा तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बिल्कुल ट्रैक करेंगे बिल्कुल।
हाँ, इसी तरीके से करोगे तो बता दोगे। अब इसी क्लास को अभी हो सकता है 50 या 60% समझ में आया हो, क्योंकि एक बार में सुनने पे इतना ही समझ में आता है, पर एक दो बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो देख के अपने नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि अपने नोट्स आपकी खुद की लैंग्वेज में होंगे, तो वो आप अच्छे से समझ पाओगे जब भी रिवाइज करना होगा आपको। अभी टाइम कितना हो गया? अभी चलो अभी स्टैटिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। अच्छा, अब एक कंसेप्ट आता है स्टैटिक का। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इज अ कीवर्ड, एक कीवर्ड है भाई ये। इसे किसी के भी आगे लगा दो, वो चीज स्टैटिक हो जाएगी। स्टैटिक हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उसकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलेगी। आपको कि ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा था जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार मेमोरी मिलेगी, तो मैं कहूंगा हाँ, मैंने सही कहा था कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने भी जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा वो नॉन स्टैटिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक, क्योंकि इनके आगे स्टैटिक लगा नहीं है। तो जितने भी वेरिएबल, जितने भी मेथड हैं, अभी किसी के भी आगे स्टैटिक नहीं लगाया मैंने, तो ये सब नॉन स्टैटिक है। तो जितने भी नॉन स्टैटिक चीजें होती हैं उनको जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार मेमोरी मिलेगी। लेकिन डॉटनेट ने कहा यार ठीक है, जितनी बार बना रहे हो उतनी बार मेमोरी मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसा भी तरीका होना चाहिए कि जिसको मैं थ्रू आउट सेम रखूं, कि मेरी क्लास में एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसकी कमिटमेंट वहीं पे रहे, चेंज ना हो। ऐसी कोई चीज भी होनी चाहिए, वरना वरना तो इस क्लास में कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके पास। तो इस क्लास जिसने बनाई है उसके पास इतना भी कंट्रोल तो होना चाहिए ना कि भाई कोई चीज जो मैंने बोल दिया वो वही रहेगा। तो उसके लिए स्टैटिक आया। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक आप मेथड भी बना सकते हो, प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, वेरिएबल भी बना सकते हो, और पूरी की पूरी क्लास भी बना सकते हो। तो अभी हम फिलहाल के लिए एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, इंट बी। ठीक है, अब मैंने कहा इसको पूरी लाइफ टाइम में एक बार मेमोरी मिलेगी बस। अच्छा, एक बार मेमोरी मिलेगी तो कौन से वाले ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगी? इस ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगी, बनाएंगे इसके साथ मिलेगी, या तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कौन से वाले ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगी? तो इसका आंसर क्या है, पॉइंट्स में लिख देता हूं, आप लोग नोट बना लेना अपने। स्टैटिक गेट्स मेमोरी ओनली वन, ओनली, पहले तो ये है ओनली वंस इन लाइफ टाइम, इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इससे पहले एक लाइन और, वी कॉल स्टैटिक मेंबर। अच्छा, स्टैटिक खाली स्टैटिक नहीं, स्टैटिक मेंबर बोलो ने। वी कॉल स्टैटिक मेंबर्स बाय क्लास नेम एंड नॉट बाय ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक मेंबर की एक खासियत क्या है कि भाई इन्हें क्लास नेम के साथ आप कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इन्हें एक ही बार मेमोरी मिलेगी ना, तो 100 ऑब्जेक्ट बने हैं तो 100 ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा ये। ऑब्जेक्ट का तो मतलब ये है कि अलग अलग मेमोरी दे रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे ओबीजे पी डॉट पी करना चाहूंगा तो नहीं मिलेगा मुझे पी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होते, ये स्टैटिक हैं, ये क्लास के साथ कॉल होते हैं। तो अगर मैं, मेरी क्लास का नाम क्या है, ये डॉट बी करूंगा तो अब कॉल हो जाएगा, ये देखो। तो स्टैटिक की दूसरी खासियत क्या है, ये क्लास के साथ कॉल होते हैं, क्योंकि इन्हें जिंदगी में एक ही बार मेमोरी मिलती है। तो जिसे एक ही बार मेमोरी मिलेगी वो क्लास के साथ कॉल होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो मतलब ही यही है ना कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे उतनी बार मेमोरी मिलती रहेगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, जहां पे डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना। तीसरा पॉइंट क्या है कि मिलती कब है मेमोरी? तो स्टैटिक मेंबर्स गेट मेमोरी व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। और या तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। अगर खाली ये बनाया होता डॉटनेट ने कि पहला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तभी मेमोरी मिलेगी, तो ये दूसरा पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर देता जाता। क्योंकि मान लो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, क्योंकि स्टैटिक तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता ही नहीं, मैंने सीधा ये कॉल कर दिया,
सीधा ये कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही, तो क्या ये कॉल होगा या नहीं होगा, क्या इसे मेमोरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मेमोरी नहीं मिलेगी तब तो कॉल ही नहीं होगा। लेकिन भाई जब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रुके क्यों? ये तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो जाना चाहिए। तो इसीलिए स्टैटिक मेंबर गेट्स मेमोरी व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट गेट क्रिएटेड और whenever any static member first get called। दोनों में से जो भी पहले होगा, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब मेमोरी मिल जाएगी। अगर हमने क्लास के नाम के साथ पहले इसे कॉल कर लिया और ऑब्जेक्ट बाद में बनाया तो यहीं पे मेमोरी मिल जाएगी। लेकिन हमने पहले कॉल नहीं किया, हमने बाद में कॉल किया है और ऑब्जेक्ट पहले बना लिया है, तो यहां पे उसे ऑलरेडी मेमोरी मिल चुकी होगी। यहां पे मेमोरी नहीं मिलेगी, यहां पे सिर्फ उसी मेमोरी पे जाके वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी। ठीक है, दोबारा बता देता हूं एक बार कि बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको बताया था कि जितनी बार मैं क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा उतनी बार क्लास के सारे मेंबर्स को मेमोरी मिलेगी। लेकिन एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसे बोलते हैं स्टैटिक। वो कीवर्ड जिस भी आगे के सामने लगा दोगे, अगर आपने क्लास के आगे लगा दिया या मेथड के आगे लगा दिया, तो अब उस क्लास या उस मेथड को मेमोरी कब मिलेगी? सिर्फ एक बार जिंदगी में मेमोरी मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। मतलब उन्हें एक ही बार मेमोरी मिलेगी। और कब मिलेगी? या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब मिलेगी, या फिर जब पहली बार कोई स्टैटिक मेंबर कॉल होगा तब मिलेगी। क्योंकि एक ही बार मिलेगी तो दोनों में से जो भी पहले होगा तब मिलेगी। ये कंसेप्ट है। और क्योंकि वो सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होते, वो क्लास के नाम के साथ कॉल होते हैं। ये कंसेप्ट है, दैट्स इट। कोई बताओ क्या क्वेश्चन है इसमें? तो क्लियर है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे इसका भी। ठीक है, अब एक और खासियत है इसकी। वो खासियत क्या है दिखाता हूं। आ गया। अगर कोई मेरा मेथड या फिर प्रॉपर्टी, मान लो फिलहाल के लिए एक मेथड बनाता हूं, स्टैटिक है, तो उसके अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते। ये देखो, इसको ए को यूज नहीं कर पा रहा। अगर कोई मेथड या प्रॉपर्टी स्टैटिक है तो उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही यूज कर सकते हो। लेकिन नॉन स्टैटिक के अंदर चाहे स्टैटिक करो चाहे नॉन स्टैटिक करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नॉन स्टैटिक के अंदर, ये नॉन स्टैटिक है, इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा तो मतलब नॉन स्टैटिक है। तो इसके अंदर चाहे स्टैटिक करो चाहे नॉन स्टैटिक करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर स्टैटिक मेंबर है तो उसके अंदर स्टैटिक तो यूज हो जाएगा, लेकिन नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक यूज नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। बताओ ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि भाई स्टैटिक को जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है ना, नॉन स्टैटिक को तो 50 बार मेमोरी मिलेगी। तो अगर उसे हर एक ही बार से मेमोरी मिल गई इसको, क्योंकि इस मेथड को एक बार मेमोरी मिलेगी और एक ही बार मेमोरी मिल गई, तो दोबारा जब चेंज करेंगे तो इसमें वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई एक ही बार मेमोरी दूं या दो दो बार मेमोरी दूं। तो इसलिए उन्होंने कंसेप्ट बना दिया कि स्टैटिक के अंदर सिर्फ स्टैटिक कॉल होगा। और अगर आपने कहीं गलती से क्लास स्टैटिक बना दी, गलती से नहीं, जब आपकी रिक्वायरमेंट कभी आएगी तो उसके अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड, देखो सबके नीचे लाल लाल आ गया, कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड, कोई भी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी, कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर सिर्फ फिर स्टैटिक वाले वेरिएबल, स्टैटिक वाले मेथड ही यूज कर पाओगे। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट देख के बनाना है। अगर आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों यूज करना है तो मतलब 90% केसेस में एक्चुअली यही बनेंगे, नॉन स्टैटिक वाली क्लास। पर कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक ही बार उस क्लास को इनिशियलाइज करना होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं। आप चाहते हो बार बार मेरी क्लास को मेमोरी ना मिले, तो आप स्टैटिक चीजें बना लेते हो और वहां पे स्टैटिक प्रॉपर्टी, उसके अंदर स्टैटिक मेथड बनाते हैं। कोई क्लियर बात इस बात में, या कोई डाउट या दिक्कत परेशानी? क्लियर। ठीक है, आज की पूरी क्लास में कोई किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट या दिक्कत?
नहीं। ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी ही है, क्योंकि मतलब अभी 1 ही घंटा हुआ है हालांकि, लेकिन टॉपिक हमने 2-3 पढ़ लिए, तो इसे रिवाइज करने में आपको टाइम लगेगा। तो आप इसे रिवाइज करो और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में पूरा डिटेल ऑपरेशन करेंगे उसका। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।